हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बेसब्री से चली आ रहे हैं और आज हम लोग पहुंच गए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29। आज हम रीड्स तक कंप्लीट कर देंगे, आर्टिकल 32 तक। और इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके मैंने कराया है। फंडामेंटल राइट्स को भी काफ़ी डिटेल में करा रहे हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तब। तो ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हम लोग दो आर्टिकल पढ़ेंगे, एक है कल्चर को बचाने का और एक है ये कल्चर के साथ साथ हम लोग अपने एजुकेशनल एजुकेशनल राइट्स, मतलब हम लोग एजुकेशन को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। मतलब क्या बोलने का चाह रहा है, मतलब ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं है, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी लोग के लिए है। बट ये जो कल्चरल राइट्स है ये दोनों के लिए है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग का कोई कल्चर हो, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई पारसी है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, बस वो अपने इंडिया के टेरिटरी में रहता हो, उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ हो, तो वो अपना कल्चर को बचा सकता है। उसके पास अपना पावर है, वो अपना कल्चर को बचाएगा। उसके पास अपना राइट है, वो बचाएगा। और जो एजुकेशनल राइट है ये सिर्फ माइनॉरिटी लोग को मिलता है। माइनॉरिटी का मतलब जो बहुत ज़्यादा कम है। माइनॉरिटी हम लोग दो बेसिस पे देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग रिलीजन बेसिस पे, एक देखते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। रिलीजन बेसिस पे अगर कोई बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है उसका पॉपुलेशन, या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई भाषा के आधार पर अगर बहुत ज़्यादा लो है, तो हम लोग उसको माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं। और उन लोग अपना इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है, चाहे तो कॉलेज खोल ले, चाहे तो स्कूल खोल ले, यूनिवर्सिटी खोल ले, कुछ भी चाहे तो वो खोल सकता है और उसमें अपना पढ़ा सकता है, अपना कल्चर को बचा सकता है। तो बस वही सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने पूरा बता ही दिया। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बस माइनॉरिटीज ही आएगा, सब कुछ आएगा इसमें सारा। प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। ये जो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब ही क्या हो रहा है, मतलब चाहे वो कोई भी सेक्शन का हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो माइनॉरिटीज ही हो, चाहे वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो पारसी धर्म का ही हो। अगर हिंदू धर्म का है तो उसको भी पावर है अपना कल्चर को बचाने का। ये हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब ये होता है रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कोई भी पार्ट में रहता हो, चाहे वो गुजरात में रहता हो या अरुणाचल प्रदेश में रहता हो, चाहे वो कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी में रहता हो, वो अपना कल्चर को बचा सकता है अगर वो इंडिया का पार्ट, अगर वो इंडिया का है तो डिस्टिंक्ट कल्चर, सबका अपना लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्ट होता है, कल्चर होता है। सेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो उन लोगों के पास अपना राइट है कि उन लोग अपना कल्चर को बचा के रखें। उन लोगों के पास अपना राइट है, मतलब इंडिया में कोई भी इंसान है उसको अपना कल्चर को, अपना धर्म को, अपना जो प्रथा है उसको बचाने का पूरा राइट है। बस वो कल्चर किसी को इन्फ्रिज ना करे। ऐसा नहीं कि वो सती प्रथा है उसमें और उसे आप प्रमोट करना चाहें, नहीं, वो सब नहीं होगा। जो चीज़ से किसी का वायलेट ना हो वही चीज़ आएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। स्टेट्स दैट नो सिटीजन सेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ फंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस्ट कास्ट बेसिस। देखो, अब थोड़ा सा बात आ गया। ये जो हम लोगों ने पहला पढ़ा ये 29 का 1 था, हाँ, और 29 का 2 बोलता है कि अगर आप माइनॉरिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान को आप, मतलब मान लो कि मैं हूँ, मुझे कोई भी एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता अगर मेरे पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो मांग रहा है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास एक डिग्री होना चाहिए, होने से हम आपको, अब मान लो कि मुझे 12th पास होना होगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर से आते हो, आपके पास राइट है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये बात करता है 29 का क्लॉज 2, ये चीज़ का बात करता है। 29 का क्लॉज 1 बात करता है कि हर इंसान के पास राइट है कि वो अपना कल्चर को बचा सकता है। तो ये कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में हम लोग जा सकते हैं। अब थोड़े है कि कोई भी प्राइवेट कोई घर में चले गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, अगर वो सरकारी हो तो, या फिर उसको फंड मिलता है, फंड मिलता हो, मतलब जैसे सेंट जेवियर स्कूल या फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जिसे गवर्नमेंट फंड करती है। तो गवर्नमेंट फंड करती है तो उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। कोई भी प्राइवेट का बात नहीं है इसमें, प्राइवेट में रोका जा सकता है बट इसमें हम लोग को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, टू हो गया। सेज दैट द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए ग्रुप। पहला वाला जो राइट्स है 29 का 1 जो है वो ये पूरा ग्रुप का राइट्स को प्रोटेक्ट करे। कल्चरल राइट्स है, मतलब मेरा है तो मेरे बगल वाले का भी वही अगर वो कल्चर है, मेरे मतलब नेबर्स का भी अगर वो कल्चर है, मतलब मेरा भाई, मेरा पोता, मेरा जो पास पास का ग्रुप है, जो हम लोग सब उस चीज़ को मनाते हैं, तो वो एक है कल्चरल जो है ये पूरा ग्रुप का बचा रहा है। बट जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला वो सिर्फ हमको एडमिशन लेने से
राइट दे रहा है, प्रोवाइड्स गारंटीज द राइट टू सिटीजन एंड इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ विच सी बिलोंग्स टू। मतलब सेकंड वाला जो है ना 29 का 2 हम लोग को राइट्स दे रहा है कि हम चाहे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें कम्युनिटी का बात थोड़ी हो रहा है, पहला वाला में कम्युनिटी का बात हो रहा है। तो यही चीज़ का बात करता है कि आप चाहे किसी भी जगह के हो, आपको एडमिशन लेने दिया जाएगा। ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज़ का मतलब ही होता है कि माइनॉरिटीज़ का एक बार सुप्रीम कोर्ट में बात आया था कि हमको भी माइनॉरिटीज़ में चाहिए, तब उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि माइनॉरिटीज़ में हम लोग 2 टाइप का माइनॉरिटीज़ देखेंगे। एक देखेंगे रिलीजियस, अगर वो रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज़्यादा कम है, या फिर लिंग्विस्टिक, या अगर वो लैंग्वेज बेसिस पे बहुत ज़्यादा कम है तो। और ये डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट टाइम टाइम पे डिसाइड करेगी कि कौन सा कम है, वही चीज़ है। ठीक है। हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली, इट इज कॉमनली एज्यूम टू बी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज लिखा हुआ है तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही पावर दिया गया, नहीं। ये कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हम लोगों ने, मैंने बार बार कहा कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब सिटीजन है कोई भी सेक्शन का होगा, मतलब चाहे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान, कोई भी हो, अगर इंडिया के अंदर का है तो उसके पास राइट है कि वो अपना कल्चर को बचाए, उसके पास राइट है कि वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है। स्टेट दैट दिस इज बिकॉज यूज ऑफ वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन। ये क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन ऑफ सिटीजन कहा गया, कोई भी सेक्शन का हो सकता है। इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, जो मतलब वही बताता है कि ये माइनॉरिटी को भी है और मेजोरिटी को भी मिलता है। तो वही आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 29 ये कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। कल्चरल राइट्स दोनों को मिलता है, मेजोरिटी को भी मिलता है, माइनॉरिटी को भी मिलता है। भले ही माइनॉरिटी लिखा हुआ है बट दोनों को मिलेगा, मतलब सारे इंसान को मिलेगा। दोनों को क्या मिलेगा? सारे इंडिया में जो है सबको मिलेगा। हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। अब जो हम लोग को ये अपना ये बोला गया है कि हम अपना कल्चर को बचा सकते हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है कि हम अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज को बचा सकते हैं, तो इसमें ये भी आता है कि आप अपना कल्चर को बचाने के लिए मतलब एजिटेट हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई इलेक्शन में लड़ेगा, इलेक्शन में लड़ के बोलेगा कि हम अपना कल्चर को बचाएंगे, अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपका कल्चर को बचाएंगे, ऐसा अगर बोले कोई दिक्कत नहीं, वो बोल सकता है। वो भी उसको भी ऐड करता है उसमें। क्लैरिफाइज दैट हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेज और प्रोमिसेस। जो मान लो कि मोदी जी ऐसा स्पीच दे रहे कि अगर आप हमको वोट दिए तो हम आपका ये को बचाएंगे, हम आपका लैंग्वेज को बचाएंगे, हम आपका धर्म को बचाएंगे, जैसे नहीं बोलता है कि आपका मंगलसूत्र खतरे में है। तो वही सब चीज़ है। पॉलिटिकल स्पीचेज मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिटीजन डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब उसके लिए मोदी जी को सजा नहीं सुनाया जाएगा। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो ये 1951 का एक्ट में ही कहा गया था कि ये भी आएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि कंजर्व करना अपना लैंग्वेज को, अपना रिलीजन को, इसका मतलब अपना कल्चर को, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले सकते। कोई अगर उम्मीदवार, कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बात कर रहा है तो वो बोल सकता है। ये हम लोग को एक एक्ट में दिया गया था। ठीक है। अब दूसरा क्या है? आर्टिकल 30 में क्या? आर्टिकल 29 में था कि आप अपना कल्चर को बचाइए और आप जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ लीजिए। आर्टिकल 30 में बोलता है कि वो जो माइनॉरिटी है वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कुछ भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी को राइट दिया गया है। माइनॉरिटी को राइट दिया गया है कि मतलब क्या दूसरा मेजोरिटी वाला हिंदू नहीं खोल सकता? नहीं, खोल सकता है, लेकिन माइनॉरिटी को राइट दिया गया है, मतलब माइनॉरिटी वाला एजुकेशन ऐसा इंस्टीट्यूशन खोल के अपना ये जैसे धार्मिक शिक्षा, इन लोगों का कल्चर का शिक्षा देना चाहे तो वो दे सकता है। वो वाला चीज़ है इसमें। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी को दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उन लोग अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है। ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वही बोलता है कि माइनॉरिटी को राइट दिया गया कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है, कॉलेज खोलना चाहे खोल सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, उसे चला भी सकता है। तो ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजन और लिंग्विस्टिक। और माइनॉरिटीज़ का मतलब वही है कि वो लिंग्विस्टिक हो या रिलीजन बेसिस हो, दोनों को ही माइनॉरिटीज माना जाएगा। मतलब रिलीजन बेसिस पे भी माइनॉरिटी हो सकता है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हो सकता है। और उन लोगों को ये सारा राइट मिलेगा। वो दोनों आर्टिकल 30 में आएंगे और उन लोगों को ये सब राइट मिलेगा। क्या क्या सब राइट? कि उन लोग अपना इस्टेब्लिश कर सकता है, स्कूल खोल सकता है, सेंट जेवियर स्कूल खोल सकता है, जैसा भी स्कूल है, क्रिश्चियन लोग का बहुत सारे स्कूल खुला हुआ है, उसे चला भी सकता है। एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपना जैसे चाहे वैसे चला सकता है। डिक्लेयर्स दैट कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट द लिखा हुआ है, देखो
बता रहे हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है जब हम लोग का 1978 में एक एक्ट आया था जिसमें हम लोग आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का आई थिंक 6 या एफ था, एफ या जी था, कुछ था ऐसे। तो इसमें हम लोग बात करते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी का बात करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसके अंडर था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया गया था। बट इसमें ये चीज़ को उसी के साथ ऐड किया गया था कि जो इंस्टीट्यूशंस जो खोला जाएगा आर्टिकल 31 के 30 के अंदर, जो माइनॉरिटी का जो राइट्स दिया गया कि उन लोग इस्टेब्लिश करेगा और एडमिनिस्टर करेगा, उन लोग भी तो कोई ज़मीन पे ही ना खोलेगा, तो उसे हम लोग नहीं छीन सकते। वो सेफ किया हुआ है, वो प्रोटेक्टेड है, वो एक्सेप्शन में है। हम लोग ज़मीन ले सकते हैं लेकिन उन लोग का नहीं ले सकते, माइनॉरिटी लोग का नहीं ले सकते जिसमें वो सब बनाया हुआ होगा। वही चीज़ बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है कि डिक्लेयर्स दैट द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द, मतलब कैसा होता है देखो, मतलब अब आर्टिकल 31 हट चुका है। अब ये लीगल राइट बना हुआ है, लीगल राइट बना हुआ है 300 के अंदर, आर्टिकल 300 के अंदर ऐसा बना हुआ है। उसमें बोला गया है कि अगर आपका ज़मीन लिया जाए तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा। पहले ऐसा था कि अगर आप नहीं देना चाहे तो आप नहीं दे सकते, बट ऐसा है कि अभी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ले सकते हैं। कुछ अच्छा काम करना होगा, रोड वोड बनाना होगा तो ले सकती है, बट उसके बदले आपको एक अच्छा कॉम्पेंसेट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं था। ये चीज़ पहले क्या, ये चीज़ मतलब पहले आप ले ही नहीं सकते थे। तो ये चीज़ इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें बोला गया कि आप चाहे तो भी नहीं ले सकते। compensate declares that the compensation amount fixed by state compulsory acquisition of any property of minority education institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them। तो ये जो हम लोग को, इन लोग को जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा, तो उसमें इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। ये आर्टिकल 30 अभी भी है, आर्टिकल 30 को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट्स दैट दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। ये बोल रहा है कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। मतलब वही 1978 में ही तो 44th अमेंडमेंट में ही तो हटाया गया था ना, तो उसी में बोल दिया गया कि ये चीज़ रहेगा। आर्टिकल 31 एक्सेप्शन में, आर्टिकल 30 एक्सेप्शन में है, ये चीज़ बोला गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मतलब समझ में आया कि इन लोग का राइट्स इतना ज़्यादा सेफ है। ठीक है, मेंशंस दैट द एक्ट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसमें इस चीज़ को डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया। बट ये वाला राइट हम लोग का जो आर्टिकल 30 है वो डिलीट नहीं है, वो इसको सेफ गार्ड करके रखा है। डिलीट कर दिए हैं मतलब राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया, बट ये चीज़ रहेगा, इन लोग का प्रॉपर्टी का आप नहीं छीन सकते हैं। स्टेट्स दैट इन ग्रांटिंग एड द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। और ये आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि जिसे ऐड दिया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि, देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि दो टाइप का इंस्टीट्यूशन है। हाँ, एक है राजीव स्कूल, एक है राजीव स्कूल, ये एक राजीव स्कूल है, और एक है सेंट जेवियर। हाँ, सेंट जेवियर है, सेंट जेवियर है। हाँ, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट इसको पैसा देती है चलाने के लिए, बिल्डिंग विल्डिंग भी इसी ने बना दिया था, कुछ कुछ 30% मान लो, 30% दिया था। बट ये फुल्ली प्राइवेट है, प्राइवेट है, मतलब ये भी माइनॉरिटी नहीं खोला है, ये भी माइनॉरिटी नहीं खोला है, बट ये फुल्ली प्राइवेट है, इस पर गवर्नमेंट ने कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो क्या इसमें पैसा दे रहा है तो इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा? नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। जो इसको लगेगा वो उसी उसको भी लगेगा, वही सब चीज़ है। वही चीज़ बोल रहा है कि स्टेट्स एट द ग्रांटिंग एड इन द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी का अगर पैसा दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कन्वेज दैट दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़। और ये जो इसके साथ साथ ये बोलता है आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो माइनॉरिटी डिसाइड करते हैं उस पर, ये मेजोरिटी को नहीं है। मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हम लोग कहे हैं, ऐसा नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नहीं है, सबको नहीं दिया गया है। माइनॉरिटीज़ लोग ही ऐसा करके शिक्षा दे सकता है। अगर कोई ऐसा हिंदू चाह के देने का कोशिश करेगा तो वो नहीं दे सकता। आर्टिकल 28 में हम लोगों ने पढ़ा था, वैसा नहीं दे सकता। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। मतलब ये माइनॉरिटी लोग का राइट है कि उन लोग अपना इंस्टीट्यूट खोल के अगर चाहे वॉलंटरीली शिक्षा देना तो दे सकता है। एक्सप्लेन्स दैट हाउएवर द माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये माइनॉरिटी को भी इसमें कोई भी मतलब किसी में भी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया फिर बाद में। इंक्लूड्स दैट द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रेन इन इट्स ऑन सिटीजन। आर्टिकल 30 में ये चीज़ भी इंक्लूड है कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी मान लो मुस्लिम है, तो मुस्लिम अपने बच्चों का शिक्षा जैसे देना चाहे, मतलब हिंदी में देना चाहे, उर्दू में देना चाहे, वो दे सकता है। उड़ीसा में देना चाहे, ओडिया में देना चाहे, गुजराती में देना चाहे, वो दे सकता है। ये तो हम लोग का आर्टिकल 351 आई थिंक उसमें भी है कि प्राइमरी लैंग्वेज जो होता है ना वो हम लोग दे सकते हैं।
तो वो चीज़ है कि माइनॉरिटी को अपना जो जैसा चाहे अपना लैंग्वेज में एडुकेशन दे सकता है। ठीक है। और क्या क्या राइट्स मिलता है देख लेते हैं। मेंशंस दैट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नहीं नहीं ये राइट्स नहीं, ये मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सा कैसा कैसा टाइप का हो सकता है उस चीज़ के बारे में बात करें, जिसके ऊपर आर्टिकल 30 लगेगा। मतलब आर्टिकल 30 का जो प्रॉफिट है वो बेनिफिट है वो उसको मिलेगा। सॉरी यार बाल डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब आज शैम्पू कर दिए तो ऐसा हाल हो गया है। ठीक है, कर रहे हैं तो कैसा कैसा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स रिकॉग्निशन एज वेल एज एड, जैसे सेंट जेवियर बोला मैंने, सेंट जेवियर, ये जैसे भी ये सब जो है ना, ये क्रिश्चियन वाला, ये सब 30% 40% मान लो कि ऐसा मिल रहा है गवर्नमेंट से। हाँ, और मतलब फुल सेमी प्राइवेट टाइप का सोच लो कि सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट जो बोलते हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे कि वो मान लो सेंट जेवियर है और उस पर जैक बोर्ड का ठप्पा, जैक बोर्ड बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट का ही है सीबीएसई, हाँ सॉरी। तो ये इस पे ये आर्टिकल 30 के अंडर आएगा, इसको वो राइट्स मिलेगा। और सेंट जेवियर बोल दिए, इसी का मतलब समझ जाना चाहिए कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल माइनॉरिटी में ही आता है। हाँ, इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम ओनली स्टेट नॉट एड, अगर कोई मान लो कोई ऐसा स्कूल है जैसे राजीव स्कूल है, मान लो राजीव स्कूल, राजीव स्कूल है ये, कोई स्कूल है ये प्राइवेट, कोई ऐसा आदमी ने कोई ऐसा इंसान ने खोला है, बहुत पैसा था खोल लिया, तो वो खोल लिया तो वो, लेकिन उस पर जैक बोर्ड का ठप्पा है या फिर सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा है, मतलब सीबीएसई बोर्ड का रिकग्निशन है, अगर वहाँ से आप पास आउट होंगे तो आपको हायर क्लास में एडमिशन मिलेगा, सर्टिफिकेट देता है, टीसी उसी देता है, तो उसको बोलते हैं। तो लेकिन वो गवर्नमेंट उस पर पैसा नहीं लगाई है, वो उसका फुल्ली प्राइवेट है, तो ये इसको भी हम लोग आर्टिकल 30 में रखेंगे। कैसे, ये जो आदमी है ये एक माइनॉरिटी था, माइनॉरिटी से ही खोला था, भले ही इसको गवर्नमेंट पैसा नहीं दिए बट ये खुद का पैसा लगा के खोला था अपना, जो हम लोग को आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 29 में ही कहा गया था ना, नहीं आर्टिकल 30 में जो हम लोग को मिला कि सॉरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट पैसा भी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, गवर्नमेंट का पैसा के ऊपर निर्भर करता है ना, पैसा देगी नहीं देगी। तो ये है राजीव स्कूल। और तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक्स रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम एड, ये प्रभात स्कूल है, मान लो प्रभात स्कूल, प्रभात स्कूल है ऐसा स्कूल है, मान लो प्रभात स्कूल जिसमें ना तो ठप्पा लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, ठप्पा भी नहीं लगा है, और ना तो उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये तीन टाइप का इन लोग अपना खोल सकता है, इसमें तो ठप्पा भी नहीं लगा, तीसरा वाला में वो जो सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा है वो भी नहीं लगा, मतलब पहला क्या है, पहला वाला में सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, उसके साथ साथ पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट, और दूसरा वाला में बस सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा है, तीसरा वाले में कुछ ठप्पा उप्पा भी नहीं लगा, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसका। तो वैल्यू नहीं है मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वैल्यू है बट उसके बाद नहीं होगा, नॉर्मली ये प्राइमरी स्कूल्स होता है, 5 क्लास तक रहता है। तो एक्सप्लेन दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द स्टेट, जो पहला और दूसरा है, जो जिसमें जिसमें ठप्पा लगा हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, उसके उसमें वो स्टेट का रूल्स लगेगा, स्टेट का जो नॉर्मल जो कंडीशन होता है कि आपका बाथरूम 2 गो होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा ढलाई वाला स्कूल होना चाहिए, कोई भी ऐसा चादरा वाला नहीं कर सकते, उसके साथ साथ एक अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, एक सफिशिएंट रूम होना चाहिए, वो सब चीज़ रहेगा। और एक सिलेबस जो दिया रहता है एनसीईआरटी का सिलेबस कि इतना ये सिलेबस है, ये आपको पूरा कराना होगा, ये सिलेबस आपको रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा। जैसे जैक बोर्ड होगा तो जैक बोर्ड का ही ना सिलेबस पढ़ाएगा, सीबीएसई का थोड़ी पढ़ाएगा, तो वैसे ही ये स्टेट डिसाइड करेगा। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, कैसा कैसा स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, बाथरूम वाथरूम, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो टीचर्स होंगे उन लोग बीएड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पैरा टीचर कैसे होगा, वो सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट में अगर बोला गया है कि पूरा ग्रेजुएटेड होना चाहिए प्लस बीएड का डिग्री होना चाहिए, तो वैसा ही वो इस दोनों को मानना होगा, ऐसे फालतू टीचर को नहीं ला सकता। कौन ला सकता है फालतू टीचर को, ये जो प्रभात स्कूल वाला है वो ला सकता है, एंड सो ऑन, ऐसा नॉर्मल जो जो स्टेट बोलेगा वो करना होगा, क्योंकि उसमें स्टेट का ठप्पा लगा हुआ है। स्टेट्स दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर एंड देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। और तीसरा वाला जो है ये प्रभात स्कूल जो है वो खुद का लॉ वो बना सकती है, मतलब टीचर अगर ऐसा 12th पास कोई लेके आए या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा उन लोग को लेके आए तो ला सकती है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट उसको भी जनरल लॉ फॉलो करना होगा, जैसे कि 8 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते एम्प्लॉयज़, मतलब टीचर लोग से, एम्प्लॉय लोगों से, फिर जो जो नॉर्मल रहता है सैनिटेशन वैनिटेशन वो सब चीज़ रहना चाहिए, आपका घर और सही रहना चाहिए, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये सब कुछ फॉलो करना ही चाहिए, जो नॉर्मल लॉ है वो सब फॉलो करना ही चाहिए। बट जो जिसका रिकग्निशन है, ये सीबीएसई बोर्ड लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है,
तो वहाँ पे तो सब कुछ मानना ही होगा। इन ए जजमेंट डिलीवर्ड इन द सेक्रेटरी ऑफ मालंकारा साइरियन कैथोलिक कॉलेज, ये कॉलेज था, इसका केस हुआ 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट हैज समराइज द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉलोइंग वेज। एक केस हुआ था, तो केस के दौरान सब कुछ मतलब लिखा हुआ नहीं था ना कि क्या क्या चीज़ प्रेस्क्राइब होना चाहिए। यहाँ पे तो बोल दिया कि बस बस की सिलेबस प्रेस्क्राइब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये होना चाहिए, बट माइनॉरिटी का मतलब अच्छे से नहीं लिखा हुआ। तो फिर एक केस हुआ, केस में बोला कि चलो अब इसको पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में डिफाइन कर देते हैं। तो कैसा कैसा बोला कि मतलब क्या क्या कौन कंट्रोल करेगा, कौन स्टेट कंट्रोल करेगा, कौन वो माइनॉरिटी जो जिसने खोला है वो कंट्रोल करेगा। और बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइजेज द फॉलोइंग राइट्स। अगर कोई माइनॉरिटी मतलब कोई माइनॉरिटी राइट्स खोलना चाहे तो वो खोल सकता है अपना चॉइस का, जैसा कैसा कैसा खोल सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। तो एडमिनिस्टर करने के लिए क्या क्या पावर दिया गया है? टू चूज इट्स गवर्निंग बॉडी, उसका अपना मैनेजिंग कमेटी होगा। मैनेजिंग कमेटी में जिसे डायरेक्टर रखना चाहे, जिसे प्रिंसिपल रखना चाहे, वो सब रख सकता है। इन होम द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन लोगों के ऊपर भरोसा हो कि हाँ ये अगर मैनेजिंग कमेटी में इस आदमी को मेंबर बनाएंगे, गवर्निंग बॉडी में इसी आदमी को मेंबर बनाएंगे, तो वो हम लोग को अच्छे से रखेगा, अच्छे से रखेगा। तो इसीलिए मतलब अच्छे से रखेगा, हम लोग के बारे में अच्छा सोचेगा। तो उस चीज़ के लिए वो हम लोग का मतलब वो माइनॉरिटी का ऊपर हक है, उस पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ्स, टीचिंग स्टाफ्स को अपॉइंट कर सकता है, लेक्चर्स और एंड हेड मास्टर्स प्रिंसिपल्स, और ऑल्सो नॉन टीचिंग स्टाफ्स, मतलब टीचर्स को भी अपॉइंट करने का हक है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स को भी हक है। किसको? माइनॉरिटी जो जिसने खोला है उसको, वो मालिक को। राजीव स्कूल का बात किए थे ना सेकंड वाला, तो वो कर सकता है। एंड टू टेक एक्शन इफ देयर डेरिलिकेशन ऑफ ड्यूटी एंड ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, और अगर कोई अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसे निकालने का भी पावर है। किसके पास? उस माइनॉरिटी राजीव स्कूल के पास पावर है। ठीक है। फिर टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस, और एक मतलब एलिजिबल स्टूडेंट्स होगा तो उसे वो एडमिट कर सकता है। मान लो उसको मतलब एलिजिबल मतलब मान लो कुछ सब्सट्रैक्शंस और मतलब कुछ क्वालिफिकेशंस होगा ना, वो नहीं आता है, 5 क्लास पास आउट है ही नहीं और बोलेगा उसे ले लो। मान लो वो 12th क्लास का है और उसे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, 11th क्लास में लेना चाहता है और वो 10th पास आउट ही नहीं है, तो उसको थोड़ी देगा, एलिजिबल स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा अपना चॉइस का। एंड टू सेट अप रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, और फी स्ट्रक्चर भी ऐसा आलतू फालतू जैसे तैसे ऐसे बढ़ा दिए वैसे नहीं कर सकते, कुछ रीजनेबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल। ऐसा नहीं कि कुछ भी बढ़ा दिया। कंप्यूटर फी लेगा मतलब कुछ एक्स्ट्रा फी बढ़ाएगा तो उसमें बोलेगा कि हाँ हम कंप्यूटर का फ़ी जोड़ रहे हैं, बिल्डिंग फ़ी जोड़ रहे हैं, वो सब कुछ जोड़ा जाएगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। फिर टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, और इसके पास पावर है कि वो जो आगे वाला जो ये बिल्डिंग बनाया है, ये ऐसा बिल्डिंग बनाया है, उसके आगे वाला जो जगह है उस पर वो बास्केटबॉल बनाएगा या फिर फुटबॉल ग्राउंड बनाएगा। उसके पास पावर है, वो अपना प्रॉपर्टी का यूज करे, कहाँ बाथरूम बनाएगा, कहाँ पे मेस बनाएगा, कहाँ पे कैंटीन बनाएगा, वो सबका पावर है उसके पास। ये किसके पास पावर है? माइनॉरिटी के पास पावर है। मतलब जैसे सेकंड वाला में मैंने राजीव स्कूल कहा था, राजीव स्कूल के पास ये पावर है कि मतलब भले ही उसके पास सीबीएसई का ठप्पा लग गया है, माइनॉरिटी है, सीबीएसई का ठप्पा लग गया, बट ये स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी, ये खुद ही कंट्रोल करेगा। जो टीचर्स को अपॉइंट करने का बात किया है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि बीएड पास होगा कि क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इन लोग काम करेगा, चूज करेगा। चूज तो यही कर रहा है। स्टेट्स दैट द राइट कन्फर्ड ऑन माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज ओनली टू इंश्योर इक्वालिटी विद द मेजोरिटी एंड नॉट इंटेंडेड टू प्लेस द माइनॉरिटी इन मोर एडवांटेजियस पोजिशन विस द मेजोरिटी। देखो आर्टिकल 30 में जो राइट्स मिलता है वो बस इसलिए दिया गया है कि वो इस जो माइनॉरिटी है उसको अप कर सके, अप कर सके, ना कि इसको ऐसा बढ़ाया जाए और इसको कम किया जा सके। नहीं, अप करने के मतलब अप करने के लिए मतलब इक्वेलिटी लाने के लिए, जो डाउन ग्रेड है उसको अप करने के लिए, इसीलिए माइनॉरिटी को राइट्स दिया जा रहा है। पारसी लोग दूसरे धर्म को दिया जा रहा है, ऐसे हम लोग का धर्म वो लोग को नहीं दिया जा रहा है, उन लोग ही खोल सकता है, ये चीज़ बोला गया। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेजोरिटी लोग को कम दिखाने के लिए, नहीं। नोट्स दैट देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है कि मेजोरिटी लोग के साथ खराब हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। adds that the general laws of the land relating to the national interest, national security, national social welfare, public order, morality, health, sanitation, taxation, etc applicable to all। अगर इस सब पे बात है, मतलब अगर कोई पब्लिक ऑर्डर दंगा उंगा फैल रहा है अगर उस स्कूल को खोलने से, या फिर कुछ ऐसा करेगी जिससे मॉरलिटी पे खतरा हो, कुछ गलत चीज़ कर रहा है, मतलब एथिकली वो गलत हो रहा है, हेल्थ पे बेसिस पे गलत हो रहा है, कुछ सैनिटेशन का व्यवस्था नहीं है, तो
टैक्सेशन अच्छे से नहीं भर रहा है, टैक्सेशन से बचने के लिए अगर ऐसा कर रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा। ये सब एक्सेप्शन है बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से ये सब्जेक्ट है। मतलब अगर ये सब करेगा तो उस स्कूल को हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म क्वैश कर दिया जाएगा। मतलब इन लोग पे भी ये राइट्स लगता है। क्लैरिफाइज दैट द राइट टू स्टैब्लिश इन एडमिनिस्टर इज नॉट एब्सोल्यूट। ये सब क्या बताता है, ये सब ये सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ये बताता है कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया है कि मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ लोग कुछ भी खोल दिया चल जाएगा, मतलब आराम से जैसे चाहे वैसे चला सकता है। वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो नहीं कर सकता। जो है वही है, ठीक है। सेज दैट देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर्स एंड स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सेलेंस। और ये आर्टिकल 30 में वो भी बताया गया है कि कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स लोग नहीं जाते हैं कि देखने के लिए स्कूल्स को, तो वहाँ भी देखेगा कि हाँ अच्छे से पढ़ाई तो हो रहा है ना, कुछ ऐसा गलत वलत चीज़ तो नहीं हो रहा है, सब कुछ करेगा। मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सेलेंस, अच्छे से काम करे, मतलब टॉपर ऊपर निकले, इसलिए मतलब अच्छा स्कूल रहे। mentions that there can be checks on administrations are as are necessary to ensure that the administration is efficient and sound। ये सब क्यों किया जा रहा है, ये जो चेक्स एंड बैलेंस क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो एफिशिएंट रहे, मतलब अच्छे से काम करे, कुछ भी गलत काम ना हो, और अच्छे से काम करे, वही चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है, इसीलिए ज़रूरी भी है। सो एज टू सर्व द एकेडमिक नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब एक एकेडमिक नीड, एकेडमिक में इंस्टीट्यूशन में नीड होता है कि हाँ ये चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ाई होगा तब तो होगा। अब ऐसे कुछ भी गलत चीज़ हो रहा है तो थोड़ी होगा, इसलिए उसको चेक किया जाता है। स्टेट्स दैट द रेगुलेशन मेड बाय स्टेट कंसर्निंग जनरली द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और जो रूल्स रेगुलेशंस जो स्टेट्स बनाएगा वो किसके बेसिस बनाएगा, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, वेलफेयर और टीचर्स को अच्छा करने के बेसिस पे बनाया जाएगा। मतलब अच्छा करने का मतलब उन लोग का डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि उसको हार्म कर रहे हैं। रेगुलेशंस लेइंग डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा, बीएड पास, बीए पास, कुछ भी ऐसा बना देगा। एंड द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट का क्वालिफिकेशन बाकी माइनॉरिटी के जो राजीव हैं वही करेंगे। एज ऑल्सो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज, और कंडीशंस जो होगा वो भी कि आपको 8 घंटा रहना होगा, आप छुट्टी करेंगे तो आपका पैसा कटेगा, ये सब चीज़। रेगुलेशंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन और ऑपरेशन ऑफ एनी एम्प्लॉयज़, मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ का कोई भी एक्सप्लोटेशन ना हो, आपको 8 घंटा से ज़्यादा तो काम नहीं कराया जा रहा है, इसके लिए भी स्टेट लॉ बना देगा। एंड रेगुलेशंस प्रेस्क्राइबिंग सिलेबस क्या क्या होगा उसके लिए रूल्स बनाया जाएगा। करिकुलम क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पीरियड होगा, ये सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगा, फॉल अंडर द दिस कैटेगरी, तो ये स्टेट डिसाइड करेगा। तो नोट सच दैट रेगुलेशंस डू नॉट इन एनी मैनर्स इंटरफेयर विद द राइट अंडर आर्टिकल 31। ये जो बोलता है कि जो रेगुलेशंस बढ़ रहा है ये आर्टिकल 30 का 1 को ये नहीं कर रहा है, मतलब ख़त्म नहीं कर रहा है उस माइनॉरिटी को जो राइट्स है, मतलब जो जिसने वो स्कूल खोला है, जिसने वो कॉलेज खोला है, उसको इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। ये बस कुछ क्वालिफिकेशंस दे रहा है, उसी के मुताबिक वो जो इंस्टीट्यूशन जिसने खोला है वो काम करेगा, ठीक है, ठीक है। क्लैरिफाइज दैट द सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट बीइंग मेट। और ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट बनाएगा रूल्स वो माइनॉरिटी एजुकेशन, जैसे राजीव स्कूल का बात कर रहे हैं, राजीव स्कूल उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही टीचर्स को लेगा, उस अकॉर्डिंग ही काम करेगा, सब कुछ है। द अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर्स। जो हम लोगों ने प्रभात स्कूल का बात किया, जो थर्ड वाला था, एक पढ़े थे 2 गो वाला ठप्पा, एक फुल्ली एक मतलब स्टेट वाला था, एक था प्राइवेट लेकिन उस पर ठप्पा लगा हुआ था, और एक था फुल्ली प्राइवेट, मतलब उस पर ठप्पा भी नहीं लगा है, तो उसके पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी टीचर्स को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन उसके वो भी एक रैशनल प्रोसीजर को मतलब ये करना होगा, मतलब रैशनल प्रोसीजर का मतलब, रैशनल का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसा जो सही हो, मतलब लेजिटिमेट हो, सही हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू टीचर को डाल दिए, कुछ भी ऐसा मतलब फालतू टीचर को डाल दिए, कुछ आता ही नहीं उसको डाल दिए, वैसा नहीं कर सकते। कुछ एक लीगल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, मतलब कुछ ऐसा क्राइटेरिया आप मतलब उसका इंटरव्यू लेंगे, अगर आपको दिखे कि उसका क्वालिफिकेशन सही है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट्स डज नॉट अल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये और ये क्या बोल रहा है कि जो हम लोगों ने नहीं देखा कि एक गो 3 टाइप का इंस्टीट्यूशन देखे, एक गो में फंड कर रहा था स्टेट, एक गो में फंड नहीं कर रहा था बट ठप्पा लगा था, एक गो में कुछ भी नहीं लगा था। तो ये जो जिसमें ठप्पा लगा हुआ है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जाएगा, अगर सरकार पैसा दे रहा है तो उस पर ठप्पा दे के मतलब प्रेशर दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, सबको सेम बिहेव कराएगा।
adds that the conditions can be imposed by the state to ensure proper utilization of the aid without however diluting or abridging the right under article 31। तो ये बोल रहा है कि ये पैसा जो दिया जा रहा है, पैसा देने का कुछ कारण होगा। पैसा दे रहा है तो कुछ कारण होगा। मान लो कुछ एक्स्ट्रा की कोई ये पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसके बदले बोले कि आप इसके बदले आप पाँच छः ये बना दीजिए, पाँच छः बस ऐड कर दीजिए, या फिर बोलेगा आप बाथरूम ऐड कर दीजिए, ये सब बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका माइनॉरिटी का पावर को छीनेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो राइट्स इन लोगों को मिला है वो मिलेगा, वो रहेगा ही। ठीक है, खत्म हो गया आर्टिकल 31, 30 खत्म हो गया। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, इसे हटा दिया गया। इसे हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर दीजिए। और इसे हम लोग फिर से पढ़ेंगे आर्टिकल 300 में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है मंजिल, ठीक है, आप वेट कीजिए, मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 एक डॉक्टर टाइप का है, ये एक टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग को बचा के रखा है। पुलिस ऑफिसर है, डॉक्टर नहीं, पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं। ये चोरों से बचा रहा है, मतलब हम लोग एक तरीके से इसे ऐसा बोल सकते हैं, ये एग्जामिन कर रहा है, चेक कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मतलब ऐसा तो ये रूल्स हम लोगों ने लिख दिया, अगर रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो क्या इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 32 ऐड किया है। मतलब हम लोग उसको सजा देंगे कैसे, आर्टिकल 32 से। 32 में बोला गया कि अगर आपका ये सब छीना गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें 5 तरीके के राइट्स मिलते हैं, 5 तरीके से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं। स्टेट्स दैट ए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस, वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। ये बोलता है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा, मतलब बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर उसको हम लोग बस रूल्स बना के रख दिए तो उसका क्या वैल्यू है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अभी कुछ कोई फोर्स करता है, इन्फोर्स करता है, नहीं ना करता है, वैसे ही हम लोग कुछ वैल्यू नहीं होगा अगर उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। इन्फोर्स मतलब अगर उसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि वो अगर नहीं काम करोगे तो तुमको सजा दिया जाएगा, वो अगर हम लोग पनिशमेंट नहीं दे के रखेंगे तो क्या होगा, तो कोई भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बोला है फंडामेंटल राइट्स में है, बोला है कि इसका वायलेशन नहीं होगा, लेकिन हम करेंगे अगर उसके ऊपर कुछ भी रूल्स नहीं होगा। जैसे पायरेसी वाला जो आप नहीं देखते हैं, पायरेसी नहीं करना चाहिए, सब बोलता है पायरेसी, मूवी का पायरेसी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करता है यार। तो क्यों करते हैं, देखो ये बोलने से नहीं होता, इसके ऊपर लॉ बनाने का काम है। लॉ नहीं बनेगा तो ये नहीं रुकेगा, लॉ जब तक नहीं बनेगा ये नहीं रुकेगा। क्यों ऐसा ये होगा, अगर जो चोरी हो रहा है तो वो पुलिस का गलती है, ना कि चोर का गलती है। बस गलती हो रहा है तो ठीक है, तो यही है। कोई भी इफेक्टिव मशीनरी के मतलब उसको इफेक्टिवली काम कराने के लिए ज़रूरी है। provides that Article 32 confers the right to remedy for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen। आर्टिकल 32 हम लोग को क्या देता है, पावर देता है कि हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का पावर देता है, कुछ कुछ रेमेडीज देता है, राइट टू रेमेडीज, मतलब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। कोई भी एग्रीव सिटीजन को पावर देता है, मतलब उससे पीड़ित, मान लो किसी का आर्टिकल 17 इन्फोर्स मतलब वायलेट हो गया, बोलेगा कि मेरे को छुआछूत किया गया, तो उसमें तो लॉ भी बनाया हुआ है, आप वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे को अपर कास्ट लोअर कास्ट किया गया तो हम जाएंगे, तो मतलब हमको हमको ये दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, न्याय दीजिए, जस्टिस दीजिए, तो देना पड़ेगा उसको। तो वही है एग्रीव सिटीजन। एक्सप्लेन्स दैट इन अदर वर्ड द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इट इन इट सेल्फ फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल 32 में ही मतलब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट है वो ऑटोमेटिक, वो फंडामेंटल राइट में ही है। मतलब आर्टिकल 32 जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो भी क्या है, वो भी फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट है वो भी फंडामेंटल राइट है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है, ठीक है। डिक्लेयर्स दैट दिस मेक्स द फंडामेंटल राइट्स रियल। और ये जो आर्टिकल 32 है उसके कारण ही हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है वो रियल लगता है, नहीं तो वो क्या है, कॉपी में लिखा हुआ है, वो कहीं ख़त्म ये बुक के अंदर दब जाता, तो वही है। कोटेड दैट अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इन्फोर्स कर रहा है। एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो ये एकदम नल है, मतलब नल एंड वॉइड, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, आत्मा है। अगर ये नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का कुछ वैल्यू ही नहीं है। एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, और ये हार्ट भी है।
ruled that the Supreme Court ruled by Supreme Court that Article 32 is the basic feature of Constitution. और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बेसिक फीचर भी कहा है कि ये तो बेसिक फीचर है, इसे तो आप हटा ही नहीं सकते, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर clarifies that hence it does not abridge or taken away even by way and amendment of the constitution. मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती पढ़ते हैं ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मतलब कुछ कुछ ऐसा राइट्स है जिसका हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर सकते हैं, ये बोला गया है ना. बट आप 32 को वायलेट नहीं कर सकते, 32 को अमेंड नहीं कर सकते, आप जो भी कर लो ये परमानेंट है, इसे आप जितना 100% मेजोरिटी लेके आओ फिर भी आप इसे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन. आर्टिकल 32 में कौन कौन सा प्रोविजन है देख लेते हैं. guarantees the right to move to Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental rights. आप फंडामेंटल राइट्स का अगर आपको मतलब वायलेट हुआ है तो आप जो प्रोसीडिंग्स को अपना के कुछ कुछ रूल्स है, फॉर्म भरना होता होगा, आप नहीं आप मतलब कुछ कुछ ऐसा लिखना होता है, तब ना जाके आप थोड़े जाके बोलेंगे, भाग के जाएंगे और बोलेंगे ओ साहब मेरा ये हाईलाइट हो गया. ऐसा तो नहीं कर सकते, कुछ कुछ फॉर्म भरना पड़ता है तब जाके आपको ये किया जाएगा. तो वही है कि प्रोसीडिंग्स को फॉलो करना होगा. प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है. सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है कि अगर इससे कोई पीड़ित इंसान है तो उसके ऊपर हम ऑर्डर इशू करेंगे, मतलब उसके जो किया है वो काम. States the parliament can empower any court to issue directions, orders and writs of all kind without prejudice to Supreme Court. तो देखो ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है. पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोअर कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है, जो इस रीट्स इशू करने का पावर दे सकते हैं. किसे? लोअर कोर्ट्स लोग को. जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है. सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही कॉन्स्टिट्यूशनली, हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है. तो लेकिन लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास नहीं है. आपने देखा होगा बहुत बार कि जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उन लोग बेल उल नहीं कराते हैं. बड़ा बड़ा केस होगा ना, उन लोग बेल नहीं कराते, वो जमीन उमीन का मामला ही देखते. तो बेल क्यों नहीं कराता? क्योंकि उसका वो उसमें वो आता ही नहीं है, वो बाद में आएगा. सॉरी यार, इसमें नहीं है. और उन लोगों के पास वो चीज़ पावर ही नहीं है, वो इसमें नहीं आएगा. सॉरी. तो उसके लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो ठीक है. विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. क्लैरिफाइज दैट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट सेल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. और जो हम लोग आर्टिकल 32 में जो लिखा हुआ है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आज आपका फंडामेंटल राइट्स बोलो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी आ गया. नेशनल इमरजेंसी आया मतलब जो लिखा हुआ है अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेशनल इमरजेंसी का ही बात कर रहा है. तो अगर नेशनल इमरजेंसी है तो अब आपका ये भी खत्म हो जाएगा, तब आप नहीं जा सकते. तो ये लिखा हुआ है डिक्लेयर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव एनी सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 359 में कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. कब? आप आर्टिकल 32 खत्म हो जाएगा. कब 32 कब खत्म होगा? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा. ठीक है. नोट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एट द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जा रहा है? एक डिफेंडर है, डिफेंड करके रखा है, बॉडीगार्ड, गारंटर. अरे हम गारंटी दे रहे हैं ना, हम गारंटी दे रहे हैं तेरा फंडामेंटल राइट्स कभी खत्म नहीं होगा, सिपाही है. एड्स दैट इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स ऑफ द पर्पज. सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये क्या बोलता है? आर्टिकल 32 के पास ओरिजिनल और वाइड पावर्स है. ओरिजिनल और वाइड पावर्स है का इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? बहुत गंदा लग रहा होगा सुनने में. अरे बता रहे हैं. ओरिजिनल का मतलब होता है कि बिकॉज एन एग्रीव सिटीजन, पीड़ित सिटीजन है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. उसके अपील करने की जरूरत नहीं. जो अपील नहीं होता है, अपील वाला खेल खेलता है. लोअर कोर्ट में केस हुआ, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ. कोई आपके पास फुल पावर है, जाओ. नोट दैट वाइड का मतलब क्या है? ओरिजिनल वाइड था ना, ओरिजिनल का मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. वाइड का मतलब इट्स पावर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग और ऑर्डर्स और बट ऑल रीट्स ऑफ ऑल काइंड्स. मतलब वाइड का मतलब ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, मतलब पूरा फैला हुआ है. ऐसा नहीं है, इस पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहे वैसा रीट्स इशू कर सकते हैं. जितना 5 टाइप का है ना, 5 टाइप का रीट्स है, वो 5 टाइप का इशू कर सकते, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है. क्लैरिफाइज दैट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 32 इज टू प्रोवाइड गारंटेड. मतलब ये क्यों दिया गया आर्टिकल 32? ये क्या देता है? गारंटी देते हैं हम लोग को, इफेक्टिव बनाता है. ये फंडामेंटल राइट्स को एक्सपीडिशियस इनएक्सपेंसिव, खर्चीला तो नहीं है. समरी रेमेडी मतलब
ये जो 5 रेमेडी हम लोग पढ़ेंगे, 5 जो पढ़ेंगे रीड्स, वो सब चीज़ को ऐड कर देता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। मेंशन दैट ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32, और ये बोलता है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है उसी को इन्फोर्स करता है आर्टिकल 32। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, मतलब आर्टिकल 32 जो बोलता है, आर्टिकल 32 बोलता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पे, मतलब 12 से 35 के बीच में अगर किसी चीज़ का वायलेशन हुआ तब आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, या मान लो कुछ ऐसा राइट्स का वायलेशन हो रहा है जो इसमें नहीं आता, मान लो कुछ दूसरा राइट्स है, कुछ भी मुझे पता नहीं, 150 मान लो, 150 का वायलेशन हुआ, 150 तो दूसरा होता है, CAG OG होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा राइट होगा जो आर्टिकल 225 कुछ भी वन मान लो, हाँ, उसका वायलेशन होगा तो कहाँ जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट। ठीक है। एंड नॉट एनी अदर लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, स्टेचुरी राइट्स में भी नहीं जा सकते, कुछ लॉ वो बना होगा, कस्टमरी राइट्स होगा तो भी नहीं जा सकते, और ऐसा कुछ भी राइट्स होगा, लोकल बॉडीज का राइट्स होगा, वो आपका वायलेशन हुआ तो आप नहीं जा सकते। डिक्लेयर्स दैट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सीन क्वा नॉन फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32। क्या बोल दिया जी, सीन क्वा नॉन, पढ़ते हैं पता चल जाएगा ये क्या बोल रहा है। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंज एंड फंडामेंटल राइट्स। बोल रहा है कि सीन क्वा नॉन का मतलब ये है कि ये, इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, तो ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई, मतलब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर वो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है तभी हम लोग जा सकते हैं, ऐसे में हम लोग नहीं जा सकते, तो वही सीन क्वा नॉन है। मतलब अगर वो डायरेक्टली इन्फ्रिंज कर रहा है कोई, क्या कौन चीज़ इन्फ्रिंज करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, वो MP लोग कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूटिव लोग ऑर्डर नहीं देता है, लेजिस्लेशन कानून बनाता है, फिर एग्जीक्यूटिव उसे पास करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, मतलब ख़त्म करे, हम लोग का थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीन क्वा नॉन है वो। ठीक है। एक्सप्लेन्स दैट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज ओरिजिनल, और ये क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, अरे यार, पार्लियामेंट एक्सप्लेन्स दैट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव एंड इज कॉन्करेंट विद द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो देखो, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ये बोल रहा है कि आर्टिकल 32 वाला जो है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और लेकिन आप ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही गए आप, ऐसा नहीं कि बस, मतलब ठीक है सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कौन सा चीज़ पे, हाई कोर्ट एक कॉन्करेंट बॉडी टाइप का, मतलब क्या बोलेंगे, जुडिक्शन जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन, मतलब आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में जो पावर दिया गया है उसमें बोला गया है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब एक तरीके से एक कॉन्करेंट भी है। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये सिर्फ क्या है, मतलब आर्टिकल 32 सिर्फ ये ओरिजिनल बोलता है सुप्रीम कोर्ट ही जाइए, लेकिन आर्टिकल 226 बोलता है आप हाई कोर्ट भी जाइए। हाँ, मतलब ये हाई कोर्ट जाने का पावर देता है, और मतलब हाँ, कॉन्करेंट का मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज कर दे रहे हैं, सॉरी यार। ठीक है। स्टेट्स दैट दिस मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड, ये बोल रहा है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो वो जो एग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी, हैज़ द ऑप्शन टू मूविंग आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बोल रहा है कि जो कॉन्करेंट का मतलब ही होता है, ये बोल रहा है कि आप ठीक है फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जाने का ऑप्शन है। तो नोट दैट since the right guaranteed by article 32 is itself a fundamental right, जो राइट्स आर्टिकल 32 में गारंटी दिया गया है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट रेमेडी इज नो बार टू रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। तो अगर आप चाहे तो जा सकते हैं। रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 226। मतलब ये बोला गया कि ठीक है आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, बट अगर आप चाहे, मतलब सजेस्ट करती है एग्रीड पार्टी शुड फर्स्ट मूव द हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपको पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, बट मैं कंसीडर करूंगा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, लाखों में केसेस पेंडिंग है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आपको जल्दी उसका ये मिलेगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, आगे देखते हैं।
रीट्स एंड टाइप्स ऑफ स्कोप। रीट्स अब देखेंगे कौन कौन सा रीट्स होता है, 5 गो टाइप्स का रीट्स होता है ना। तो प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रीट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस। 5 टाइप का रीट्स है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, कोवारंटो, 5 टाइप का रीट्स है। एट दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दिस रीट्स। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अगर लोअर कोर्ट को भी ये वाला पावर देना चाहे तो दे सकता है। बट सिंस नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड सो फार, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रीट्स, मतलब अभी बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। नोट दैट बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर। उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट था भी नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट बाद में आया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास ही ये वाला पावर था उस टाइम पे। ये तीनों प्रेसिडेंसी आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ उन लोगों के पास ही था। डिक्लेयर्स दैट द आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। और लेकिन अब 1950 के बाद बोला गया कि आर्टिकल 226 पावर देता है, ये सारे हाई कोर्ट के पास ये वाला पावर है इशू करने का। स्टेट्स दैट दीज राइट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉज। और ये जो रीट्स हैं वो कहाँ से आए, ये इंग्लिश लॉ से आए हैं। वेयर दे आर नॉन एज प्रेरोगेटिव रीट्स। प्रेरोगेटिव रीट्स का मतलब कुछ पावर्स ऑफ किंग के पास ये चीज़ पावर रहता था। जैसे अभी ये चीज़ पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है ना, उस टाइम पे प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कि पावर ऑफ किंग्स, मतलब ये सिर्फ किंग के पास था। कोई भी ऐसा पीड़ित आदमी आता था, बोलता था महाराज महाराज मेरा ऐसा इन्फ्रिंज हो गया, मेरे को आप ये कीजिए, बचा लीजिए, मेरे को आप ये इसके लिए न्याय दीजिए, तो उस टाइम महाराज करते थे। फिर इसके बाद ये चीज़ हाई कोर्ट के पास चला गया, इंग्लैंड में था। फिर ये प्रेरोगेटिव किंग हु वाज एंड इज स्टिल डिस्क्राइब्ड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। और इसे हम लोग फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस। फाउंटेन का मतलब क्या होता है, बेस, इंपॉर्टेंट है ये। एड्स दैट लेटर, फिर बाद में इसे हाई कोर्ट में ऐड किया गया, हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया कि ये आप रीट्स इशू कर सकते हैं टू अपहोल्ड राइट्स, मतलब राइट्स को ज़्यादा अपहोल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लिबर्टी ऑफ ब्रिटिश पीपल। मतलब एक आदमी कितना करेगा, राजा तो एक ही होता है ना, तो इसीलिए सारे हाई कोर्ट में दे दिया गया। डिफरेंसेस बिटवीन रीट ज्यूरिडिक्शन एंड सुप्रीम ऑफ रीट ज्यूरिडिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रीट ज्यूरिडिक्शन है, बट क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। मतलब दोनों के पास दोनों रीट इशू करता है ना, तो एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है। डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, वेयर हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर द फंडामेंटल राइट एज वेल नो पर्पस और लीगल राइट। मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिर्फ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रीट्स इशू कर सकता है। बट हाई कोर्ट के पास सारे राइट्स, हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 वो सारे आर्टिकल 395 1 to 395 सारे राइट्स, चाहे आप आर्टिकल 1A 2B कुछ भी हो, सारे राइट्स को इशू कर सकता है, रीट्स को इशू, सारे के लिए रीट्स इशू कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। नोट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी में कोई भी है, मतलब इंडिया का बना हुआ है ऐसा करके, ये बना हुआ इंडिया में कोई भी इंसान होगा सबका रीट्स इशू कर सकता है, चाहे कोई कंपनी हो कोई भी हो। बट जो ये हाई कोर्ट होगा वो सिर्फ उसी का, मान लो ये झारखंड का बात करेंगे, मान लो यहाँ पे झारखंड है, झारखंड का हाई कोर्ट सिर्फ झारखंड के लोगों का ही रीट्स इशू कर सकता है, बाहर के नहीं कर सकता। बस एक इसमें भी कंडीशन है, देख लेते हैं रुको। तो क्या बोल रहे हैं, नोट दिस, वेरेज हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स ओनली विद इन इट्स जुरिडिक्शन, जहाँ जहाँ उसका टेरिटरी है वहाँ, और आउटसाइड ओनली, और आउटसाइड भी ले सकता है इफ़ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन। मान लो क्या बोलेंगे, झारखंड का हाई कोर्ट है, हाँ झारखंड का हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट है, बट वो वेस्ट बंगाल का भी केस को ली, क्योंकि मान लो कोई झारखंड का चोर है, वो एग्जाम्पल के लिए, अब ये मत करना, चोर है वो पुरुलिया में जाके चोरी किया। पुरुलिया कहाँ है, पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, हाँ वेस्ट बंगाल में चोरी किया, बट वो चोर कहाँ का है, झारखंड का। मतलब ये केस कहाँ से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में भी जा रहा है, लेकिन तो यहाँ पे भी वो उसको देख सकती है सजा देने के लिए। बट हाई कोर्ट कोर्ट्स रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज, ठीक है, ये तीसरा है, तो ये यहाँ पे भी आएगा तीसरा। हाँ सॉरी यार, वो बैटरी डाउन हो गया था इसीलिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन्स द दैट ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट है, हैंस द सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज इट्स एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, बट ए हाई कोर्ट कुडंट
रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी, मतलब बोल रहा है कि जो आर्टिकल 32 के अगर जो अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल रहा है वो मतलब मस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी ही देखेगी। बट जो 226 वाला डिस्क्रिशनरी है, अगर वो मन करेगा तो देखेगा, नहीं मन करेगा तो बोलेगा तुम हाई कोर्ट जाओ, वहाँ पे देखेगा। ये मतलब डिस्क्रिशनरी है, मतलब चाहेगा तुम ठीक है मेरे पास मेरा मर्जी बस वही। declares that Article 32 does not merely confer power on the Supreme Court but constitutes it as a defender and guarantor of the fundamental rights। तो ये डिफेंडर और गारंटर जैसे काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिफेंडर है, मतलब उससे भी बड़ा है एक टाइप से, उसको गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स का गारंटी यार हम है ना। तो ये आप चलिए रीट्स देख लेते हैं, टाइप ऑफ रीट्स, 5 टाइप के रीट्स होते हैं। एक होता है हेबियस कॉर्पस, फिर मैंडामस, कोवारटो, प्रोहिबिशन, सर्जरी। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस बोलता है कि आपको 24 घंटा के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, आपको पुलिस कोई भी बिना मतलब रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती, यही सब चीज़ के बारे में बात करती है। तो देख लेते हैं, लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, आपको अपना बॉडी का पावर है। इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन, ये कोर्ट इशू करेगी टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर प्रोड्यूस। तो ये क्या बोल रहे हैं, रुको हम तुमको एकदम अच्छे से दिखा रहे ये कोर्ट है, कोर्ट टू ए पर्सन मान लो ये कोई इंस्पेक्टर है ऐसे करके, ये डंडा लेके इंस्पेक्टर को इशू करेगी हु हैज़ डिटेन्ड, इसने डिटेन किया है किसे, अनदर पर्सन को डिटेन किया है। एक गो ऐसा नॉर्मल पर्सन है, इसको डिटेन कर दिया है, ऐसा डिटेन कर दिया है इसको, तो ये इसको डिटेन किया है और बिना रीजन के डिटेन किया है। तो कोर्ट पूछेगी हाँ भाई क्यों डिटेन किए हो, तुम इसे क्यों डिटेन किया, तुम इसे 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं लाए, तो ये चीज़ बोला जाएगा। तो यही है, कोर्ट इशू करेगा इसके लिए। इसके अगेंस्ट क्या इशू होगा, हेबियस कॉर्पस। एग्जामिन्स द क्लॉज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, एग्जामिन करेगा कोर्ट कि तुम क्या रीजन से इसको ये किए, क्या लीगलिटी, मतलब क्यों तुम इसे डिटेन किए है। फ्री एंड फ्रीज द पर्सन, और अगर देखेगा कि कोई डिटेन का कारण ही नहीं है तो क्या करेगी, इसको बोलेगी जाओ तुम घर जाओ और इसे हम देखते हैं। इफ़ डिटेंशन इज इलीगल, अगर वो इलीगल तरीके से किया गया है, मतलब कुछ भी बिना रीजन के अगर उसे ले जाया गया है, तो एक्ट्स एज ए बुलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, एक बुलवाक टाइप का काम कर रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट टाइप का इंडिविजुअल लिबर्टी सबको, मतलब इसका इंडिविजुअल लिबर्टी के काम कर रहा है। हैबियस कॉर्पस बचा रहा है कि आपको पुलिस ऐसे ही कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, आर्बिट्रेरी डिटेंशन नहीं होगा, मतलब मनचाहा डिटेन कर दिया किसी को भी नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा। वो और दूसरा चीज़ पे लगता है, कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये चाहे तो पुलिस पे भी लगेगा और अगर कोई ऐसा कोई आपको अगवा कर लिया तो उस पर भी लगेगा, ठीक है। कैन नॉट बी इशूड व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, अगर आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 हो गया, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है और हम लोग को पता है कि अगर इसे हम लोग खुला छोड़ देंगे तो हो सकता है कि मारपीट हो जाए, दंगा हो जाए, तो हम लोग उसे गिरफ्तार करते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 20 का 2 बोलता है। तो अगर ऐसा डिटेन किया है 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, ये हेबियस कॉर्पस में नहीं आएगा। प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, अगर आप लेजिस्लेचर का अवहेलना कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नियम बना है उसे आप नहीं मान रहे, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने कुछ नियम बना आप उसे नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मानना और क्रिटिसाइज करना में अलग बात है, मतलब फंक्शन होने नहीं दे रहे तब भी आपको डिटेन करेगा और उसमें आप हेबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते। डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, और कोई आपको कोई दूसरा कोर्ट ने ये किया है, मतलब डिटेन किया है। डिटेंशन इज आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और ऐसा मतलब डिटेंशन हुआ जिसमें वो जुरिडिक्शन के बाहर है, मतलब कोई कंपनी के अंदर आपको डिटेन कर दे रहा है, मतलब निकाल दे रहा है और मतलब पकड़ के रख ले रहा है, जो उसके मतलब ऐसा चीज़ सोचो ना जो उसके अंडर आता ही नहीं है, जो कोर्ट में आएगा ही नहीं कुछ नहीं, कंपनी वाला सही नहीं हो रहा। आप डीजीसीए सोच लो, डीजीसीए या फिर आर्मी वाला, खुद का भी उन लोग का भी होता है ना, आर्मी वाला कोर्ट होता है, डीजीसीए वाला कोर्ट होता है, तो वो सब चीज़ इसमें नहीं आएगा। उन लोग कुछ चीज़ से डिटेन करके रखा है तो उसमें नहीं आएगा, तो ठीक है। मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस मतलब लिटरली मीन्स वी कमांड, ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, हेबियस कॉर्पस तो समझ लिए 24 घंटे के अंदर अगर आपको जेल से मतलब मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा रहा है, आपको कोई ऐसे ही डिटेन नहीं कर सकता, वो होता। मैंडेमस क्या बोलता है, वी कमांड, मतलब ये कोर्ट इशू करती है कोई पब्लिक ऑफिशियल को टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा मान लो सरकारी टीचर है, उन लोग क्या करता है, ऐसे करके एक पेपर पढ़ता है बैठा रहता है, उन लोग काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर अगर हम लोग केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाके, तो उसके ऊपर कोर्ट इशू करेगी, क्या इशू करेगी, मैंडेमस इशू करेगी कोर्ट उस पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर। कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल कौन है यहाँ पे, वो टीचर है, वो उसके ऊपर इशू करेगा कि तुम अपना ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो। कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी के ऊपर भी, इन्फीरियर कोर्ट कोई लोअर कोर्ट होगा,
ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के ऊपर भी इशू किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी, कोई छोटा मोटा कोर्ट के ऊपर भी मैंडेमस इशू किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा। कैन बी इशूड, कहाँ कहाँ इशू कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर इशू कर सकते हैं, आप काम नहीं कर रहे बॉडीज़ के ऊपर। टू इन्फोर्स नॉन, ये नहीं, कैन नॉट बी इशूड बोला है, आप कहाँ इशू नहीं कर सकते। मान लो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, उसका अपना कंपनी, अपना वो काम कर रहा है, वो अपना कंपनी का मालिक है, अपना कंपनी, अपना स्कूल खोल के वो नहीं पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, अपना स्कूल नहीं। आप मान लो कोई दुकान उकान बेच रहा है, ऐसा पेपर पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप वो अपना कर सकता है। टू इन्फोर्स नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो होता है, डिपार्टमेंट में जो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब डिपार्टमेंट, आप समझ रहे हैं ना, डिपार्टमेंट में थोड़ी है कि डिपार्टमेंट अलग चीज़ हो रहा है ना, उसमें भी वो चीज़ नहीं आएगा। वैन ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी नॉट मैंडेटरी, और ड्यूटी मान लो डिस्क्रेशनरी है कि आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, ऐसा वाला चीज़ है कि आपको गीग वर्क जैसा है, मतलब मन करे तो काम करो, नहीं मन करे तो मत करो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ इशू नहीं होगा मैंडेमस। टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई काम कर रहा है तो उस पर भी आप ये चीज़ नहीं लगा सकते कि नहीं तुम काम क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई उसका मर्जी, उस टाइम के अंडर में वो कर लेगा। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, तो स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी नहीं लगा सकते अगर उन लोग अपना काम नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं लगा सकते इन एनी जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन किसको रेस्ट्रिक्ट करे, लिटरली नहीं, प्रोहिबिशन ये दूसरा है, मतलब ये देखो प्रोहिबिशन और एक होता है सर्जरी। सर्जरी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। प्रोहिबिशन मतलब होता क्या है, दोनों ही सेम चीज़ है। प्रोहिबिशन में एक होता है लोअर कोर्ट और एक होता है हायर कोर्ट। अब इसमें आप एक नीचे वाला हाई कोर्ट समझ लो, ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट समझ लो, या फिर कोई भी एक लोअर हायर सोच लो, इसमें भी एक लोअर होता है, इसमें हायर और एक हायर कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट करता है, मतलब इसके डिसीजन, ये जब काम चल ही रहा है उसी टाइम इसे रोक देता है कि बेटा तुम स्टॉप हो जा, तुम्हारा केस हम संभालेंगे, ऐसा बोलेगा। कोई ऊपर ऊपर से ऑर्डर आ गया तो हो गया। और सर्जरी में इसके बाद वाला, मान लो वो सजा सुना दिया, या केस का जो जो न्याय है वो दे दिया, खत्म कर दिया, उसके बाद उस चीज़ को खत्म करने के लिए, वो जो तुम डिसीजन दिया उसको खत्म करने के लिए कि हाँ ये तुम्हारे लायक था ही नहीं, तुम कैसे करते, ऐसा बोले ये तुम इसको बेल कैसे दे दिए, ये तो तुम्हारे कोर्ट में ये मतलब इतना तो तेरा पावर ही नहीं है, तुम कैसे दे दे, तो वो इसमें क्या कर देगा, सर्जरी लगा देगा, मतलब जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था वो स्क्वाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट करेगा ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द कोर्ट, मतलब जब प्रोसीडिंग चलते रहेगा उसी टाइम से, सुनवाई तो एक ही दिन में नहीं होता है, ऐसा कुछ दिन में होता है, तो उसी के बीच में ये प्रोहिबिशन लगता है। बट सर्जरी केस के बाद, मतलब डिसीजन के बाद होता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। टू फॉरविड क्या होता है, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में होता है। ट्राइब्यूनल्स में भी हो सकता है, ट्राइब्यूनल्स का मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्ट होता है। फिर ऐसा छोटा छोटा कोर्ट बनाया जाता है, मतलब नालसा टाइप का, ऐसा कुछ कुछ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मतलब कोर्ट का काम को कम किया जाए। तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और डिसरप्टिंग जुरिडिक्शन, मतलब इन लोग को मतलब ऐसा ना हो कि अपना पावर से ज़्यादा का इस्तेमाल करे और कुछ गलत टाइप का काम करे, तो इसीलिए डायरेक्ट इनएक्टिवली अनलाइक मैंडेमस विच डायरेक्ट एक्टिवली, ये अलग है। ये अलग है, मतलब एकदम मैंडेमस का अपोजिट है। मैंडेमस में क्या बोलता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे, उसीलिए ये लगता है। बट यहाँ पे बोलते हैं आपने ये काम क्यों किया, आपके पास ये पावर कहाँ से है, ऐसा ये चीज़ बोलता है कि आपके पास ये पावर नहीं है। आप कोई ऊपर से फोन घुमाता होगा, तो वही है कि आपने ये काम क्यों किया, मैंडेमस बोलते नहीं, आप मैंडेमस में बोलते हैं आप ये काम क्यों कर रहे हैं, मतलब पेपर आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना चाहिए बच्चे को ना, आप बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि आपके पास अगर इस डिसीजन को देने का पावर नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ बोलता है। कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, कोई भी मतलब ये बस कोर्ट में ही लगेगा, ऐसा नॉर्मल जगह नहीं लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव या फिर प्राइवेट बॉडीज में ये चीज़ नहीं लगने वाला है। अब देखते हैं सर्जरी में बस वही है, ये प्रोसीडिंग्स के टाइम पे होता था, ये जब केस का डिसीजन आ गया उसके बाद होगा। लिटरली मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, मतलब ये टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म बोलते हैं। क्या होता है देखो, इशूड बाय हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को, इसमें हाई कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट सोच लो, और लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सोच लो। ट्राइब्यूनल्स टू क्वास मतलब खत्म कर दो, वो एबॉलिश कर दो, टू ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द लेटर, मतलब जो मान लो कि लोअर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था तो हाई कोर्ट उसे खत्म कर देगा, अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था तो सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म कर देगा सर्जरी लगने पर। ग्राउंड्स एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, क्या बोल के कि आपके पास ये पावर नहीं है इतना कुछ संभालने का, लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आपके पास बेल देने का पावर नहीं है इतना बड़ा केसेस में, तो आप कैसे दे दिए, इसे हटा देगा। फिर लैक ऑफ जुरिडिक्शन में बोलेगा आपके पास ये चीज़ पावर नहीं है, ठीक है। वही है डिफरेंसेस। प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर फाइनल ऑर्डर, प्रोहिबिशन क्या होता है,
सर्जरी प्रोहिबिशन का बोल रहा है। प्रोहिबिशन कब लगता है? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, फाइनल ऑर्डर से पहले। बट सर्जरी क्या होता है? आफ्टर द फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर दे दिया कि हाँ इसको फांसी का सजा होगा, उसके बाद फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद सर्जरी लगता है। लाइक प्रोहिबिशन एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, ये भी कोर्ट में लगता है। जैसे प्रोहिबिशन में कोर्ट में ही खाली लगता है, ये भी कोर्ट में ही लगता है। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्राइवेट बॉडीज में नहीं लगता है। अब देखते हैं कोवारंटो। कोवारंटो क्या बोलते हैं? कोवारंटो बोलता है, देखो साफ साफ सुनना, कोई आदमी अपने औकात से ऊपर का काम करे तो उसके ऊपर कोवारंटो लगता है। जैसे कोई नर्स सर्जरी करे, डॉक्टर का काम करे, तो उसमें लग जाएगा कोवारंटो। ठीक है, लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी वारंट, मतलब आप कौन सा अथॉरिटी पे ये काम कर, आपके पास क्या ये इस चीज़ का पावर है, आपके पास वो डिग्री है जो आपको चाहिए, जो मतलब चाहिए, एमबीबीएस का डिग्री है, ये झोला छाप है, ये ऐसे ही बोल देगा। इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर एनी लीगलिटी, ये कौन कोर्ट इशू करता है? इंक्वायरी करने के लिए कि आपके पास आप कौन से लीगलिटी, आपके पास लीगलिटी का मतलब आप अपना दस्तावेज दिखाइए, आप कौन से लीगलिटी से यहाँ सर्जरी कर रहे हैं। टू क्लेम है पब्लिक ऑफिस, आप जो ये डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? जैसे झोला छाप डॉक्टर के ऊपर आप केस कर सकते हैं। कैन नॉट बी इशूड फॉर प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस, एक प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज में नहीं लगेगा। ओनली सब्सटेंसिव परमानेंट पब्लिक ऑफिसेज, ये कोई परमानेंट पब्लिक ऑफिस होता है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब टाइप का, वहीं लगेगा। क्रिएटेड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है। ठीक है। कैन बी सॉट बाय एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन नॉट ओनली द एग्रीव, और इसे कोई पीड़ित इंसान ही ये केस करेगा ऐसा नहीं। यहाँ पे कोई भी पब्लिक माइंडेड इंसान, मतलब जो इससे जागरूक है कि कोवारंटो जैसा चीज़ होता है, वो जाके ये रीट इशू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो कोई पीड़ित हुआ, कि कोई किसी के ऊपर सर्जरी कर दिया, सर्जरी होके वो पेट लेके जाएगा कि डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट 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 मेरा देखो क्या हाल कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ख़त्म हो गया कोवारंटो भी। ठीक है, कोई दिक्कत होगा मुझे बताइएगा। थैंक यू। रुको यार।